Guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Today we are going to discuss about the fracture, which is most important topic, and in this video we are going to discuss in the detail what is fracture, what is compartment trauma, what will be the treatment, clinical manifestations. All of the things are covered in this video, so be attentive. फ्रैक्चर हमने पहले भी बात की कि फ्रैक्चर जो है वो कोई भी बोन की कॉन्टिन्यूटी या ब्रेकेज ऑफ द बोन आए तो वो हमारे पास फ्रैक्चर आता है। ट्रॉमा, कोई इंजरी आ गई या मेजर कोई भी एक्सीडेंट, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन की माल फंक्शनिंग पहले ही थी, बोन की डेंसिटी कम थी, तो फ्रैक्चर की तरफ चला जाता है। देन उसके बाद टाइप्स आती है कि इसमें टाइप कौन सी है। इसके अंदर कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेबल फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं और एनाटॉमिकल लोकेशन आ रही होती है। देन देखें आप, ये ए डायग्राम में एवोल्यूशन हुई हुई हैं। देन उसके बाद कम्युनिकेटेड हुआ है, डिस्प्लेस हो गया, बोन दोनों लैदा हो गई है। ग्रीन स्टिक बहुत माइनर सा होता है। इम्पैक्ट मतलब प्रेशर पड़ा था जिसकी वजह से वो जो बोन है इम्पैक्टेड हो गई है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर मतलब बोन के अंदर ही आया, इंटरनल फ्रैक्चर आया। लॉन्गिट्यूडनल अलॉन्ग द एक्सेस हो रहा है। ओब्लीक इट इज़ मोर अबाउट टू बी 60 डिग्री ओब्लीक वे में आ रहा है। देन इसके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू एनी पैथोलॉजी आया। स्पायरल इट फॉर्मिंग द एस शेप फ्रैक्चर। देन उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर ड्यू टू ओवर यूज, मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस फ्रैक्चर आ रहे होते हैं। ट्रांसफर्स कटिंग द बोन इनटू द टू पार्ट्स इन लॉन्गिट्यूडनल वे, तो ये ट्रांसफर्स फ्रैक्चर्स आ गए। अब ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेटिव विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फ्रॉम विद और टू विद इन, ये नाइफ है उससे हम कट लगा रही, ये क्लोज फ्रैक्चर आ गया, ये ओपन फ्रैक्चर आ गया। अब क्लासिफिकेशन नॉर्मल बोन की क्या होती है कि टिबियस, हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी मिल रही होती है, पेटेलास है, टिबिया के शाफ है, लेटरल मेयोलस है, डिस्टल थर्ड है, मिडिल थर्ड और प्रॉक्सिमल थर्ड जो एनाटमी है। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो अपीयरेंस, उसकी पोजीशन, उसकी अलाइनमेंट उसके फ्रेगमेंट्स पे डिपेंड करती है। हम उसे क्लासीफाई करते हैं उसके नेम पे, स्टेबल है या अनस्टेबल। अब क्लोज फ्रैक्चर जो कि सिंपल होता है, ओपन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये फ्रैक्चर। स्टेबल फ्रैक्चर जो होता है ये पीसेस जो होते हैं पेरियोस्टम के इंटैक्ट रहते हैं अक्रॉस द फ्रैक्चर। जो हमारे पास बोन की फर्स्ट लेयर थी पेरियोस्टम, वो उसके साथ इंटैक्ट है, ठीक है। और एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन या रिटेंडेंस फ्रेगमेंट को स्टेशनरी कर देता है। अनस्टेबल नाम ही बता रहा है कि फ्रेगमेंट्स डिस्प्लेस हो जाएंगी और फिक्सेशन पुअर होगी। जबकि दूसरी तरफ जो स्टेबल था उसमें हमने कहा कि पेरियोस्टम तो इंटैक्ट नहीं, सिर्फ पीसेस टूटे हैं, तो हम कोई भी फिक्सेशन के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं, ये स्टेबल फ्रैक्चर है। जबकि अनस्टेबल वो वाला फ्रैक्चर था जिसमें हम नहीं ठीक कर सकते थे क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गए उसके फ्रेगमेंट्स और पुअर फिक्सेशन उसमें हो रही है। इमीडिएट लोकलाइज पेन वहाँ पे होगी। क्लिनिकली पेशेंट आपके पास किस तरह आएगा, कहेगा बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उसका फंक्शन नहीं हो रहा, और ऐसी चीज़ पे या फीमर का फ्रैक्चर है, वेट बेयर ही नहीं कर पाएगा, वहाँ पे मसल की गार्डनिंग स्टार्ट होगी। और बोन की डिफॉर्मिटी भी कभी कभार नज़र आ रही होती, कभी कभार नहीं आ रही होती। देन फ्रैक्चर की हीलिंग की बात करें तो रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, सेल्फ हीलिंग ये यूनियन का आती है। फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहले वहाँ पे हेमोटोमा बन रहा होता है, ठीक है। हेमोटोमा जो ब्लीडिंग और एडीमा जो है उसको तोड़ने के लिए बन रहा होता है। फिर ग्रैनुलर टिश्यू जो होता है ऑस्टोफाइट 3 से 1 दिन के लिए वहाँ पे मूव करते हैं। पहले वहाँ पे हमने ब्लीडिंग को रोका, हेमोटोमा फॉर्मेशन, देन उसके बाद हमने क्या किया, ऑस्टोफाइट की फॉर्मेशन की जो 3 से 14 डे होता है, और कैल्किस फॉर्मेशन यानी मिनरल डिपोजिशन हो रही होती है, ठीक होगा। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए कास्ट लगा देते हैं या प्लस्तर जिसे कहते हैं वो लगा देते हैं ताकि उसका हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। वहाँ पे हेमोटोमा फॉर्मेशन हो, 3 to 14 डेज़ में वहाँ पे ग्रेनुलर फॉर्मेशन हो यानी ऑस्टोफाइट मूव करे, देन वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन यानी मिनरल की डिपोजिशन हो। देखिए हीलिंग बोन में क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि वहाँ पे हेमोटोमा फॉर्मेशन हुआ। बी में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है कि वहाँ पे हमारे पास कॉन्सोडाइलेशन हो रही है। कॉन्सोडाइलेशन क्या हो रही है कि जो भी हमारे पास थे फ्रैक्चर के अंदर ग्रैनुलर टिश्यू वगैरह वो मूव करने लग गए हैं, ठीक है। ग्रैनुलर टिश्यू मूव किए तो देखिए सॉरी ये 6 पॉइंट थे कैलस फॉर्मेशन तक, यहाँ तक हमने पढ़ा है। पहले 3 स्टेप में कैलस फॉर्मेशन तक आ गया, मतलब मिनरल्स वगैरह मूव करे, आप देख रहे सी पार्ट में। उसके बाद क्या होंगे, ऑस्टिफिकेशन होगी जो 3 to 6 वीक में होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, जो भी डिस्टेंस में फ्रेगमेंट्स पड़े थे वो डिक्रीज़ हो गए, मानी कॉन्सोडाइलेशन होगी। फिर वहाँ पे यूनियन होगा बोन का,
रीमोल्डिंग हो रही है। डी पार्ट में कॉन्सोडाइलेशन हो रही है और यहाँ पे रीमोल्डिंग हो रही है। कोलैबोरेटिव केयर क्या हम दे रहे होते हैं पेशेंट को। अगर आपको ये बात जो 6 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले फ्रैक्चर की हीमाटोमा फॉर्मेशन यानी कि ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो सके। देन वहाँ पे हमने ग्रेनुलर टिश्यू यानी ऑस्टोफाइट को मूव करना। फिर उसके बाद वहाँ पे कैलस फॉर्म में मिनरल की डिपोजिशन करवानी है। मिनरल डिपोजिट हो गया, 3 वीक और 6 मंथ हो गए, ऑस्टिफिकेशन वहाँ पे बोन की स्टार्ट हो चुकी। वहाँ पे कॉन्सोडाइलेशन मतलब जो फ्रेगमेंट डिक्रीज़ है वो डिस्टेंस उनका डिक्रीज़ हो जाएगा। और वहाँ पे रीमोल्डिंग मतलब बोन दोबारा यूनियन में आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए हमने पढ़ ली, बोन हीलिंग भी पढ़ी, कोलैबोरेटिव केयर पढ़ने लगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि एनाटॉमिकल रीअलाइनमेंट बोन की फ्रेगमेंट की रिडक्शन कर रहे होते हैं, वो वाले पार्ट को इमोबिलाइज कर रहे होते हैं, रिस्टोरेशन कर रहे होते हैं नॉर्मल फंक्शन को। क्लोज रिडक्शन का मतलब ये होता है कि नॉन सर्जिकल मैनुअल रीअलाइनमेंट। ओपन रिडक्शन में कि बोन को अलाइन करना है सर्जिकल इंसिजन से।